चलिए आज एक ऐसी कंपनी की कहानी देखते हैं जो मानो चट्टान के नीचे दबी हुई थी और सिर्फ 1 साल के अंदर आसमान छूने लगी। ये कहानी है ARAPL की जबरदस्त वापसी की। तो सबसे पहले सीधे नतीजों पर ही आ जाते हैं ना। जरा सोचिए, सिर्फ 1 साल में ये कंपनी 3.25 करोड़ के भारी घाटे से निकलकर 4.25 करोड़ के शानदार मुनाफे में आ गई। ये किसी भी बिजनेस के लिए एक अविश्वसनीय, मतलब एक कमाल का टर्न अराउंड है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? क्या ये कोई जादू था? चलिए, इस पूरे विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और उस कमाल की स्ट्रेटजी को समझेंगे जिसने ये सब मुमकिन कर दिखाया। ठीक है, तो आरापिल की इस जबरदस्त कामयाबी का राज असल में एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल 2 हिस्सों वाली स्ट्रैटेजी में छुपा है। एक तरफ आज की दिक्कतों को ठीक करना और दूसरी तरफ आने वाले कल की नींव रखना। यही उनकी पूरी कहानी का रोड मैप है। इसको ऐसे समझिए, कंपनी ने अपने बिजनेस को 2 हिस्सों में साफ साफ बांट दिया। एक तरफ वो अपने पुराने मौजूदा इंजन को ठीक कर रहे थे, मतलब ARPL को, और दूसरी तरफ भविष्य के लिए एक बिल्कुल नया रॉकेट शिप तैयार कर रहे थे जिसका नाम है HUMRO। तो सबसे पहले हिस्से की बात करते हैं कि उन्होंने अपने पुराने बिजनेस को कैसे संभाला, उसे प्रॉफिटेबल बनाया, जो कि इस पूरी वापसी की नींव थी। देखिए, कोई भी टर्न अराउंड शुरू होता है डिसिप्लिन से। तो ARAPL ने सबसे पहले क्या किया? अपनी कॉस्ट्स पर लगाम कसी। उन्होंने अपने काम करने के तरीके को सुधारा और स्मार्ट इंजीनियरिंग से मटेरियल की लागत को भी कम किया। मतलब उन्होंने किया क्या? सबसे पहले तो अपनी फिक्स कॉस्ट घटाई। फिर जब भी डिमांड बढ़ती तो परमानेंट स्टाफ की जगह टेम्परेरी लोगों को काम पर रखा। इससे हुआ ये कि वो मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से ज़्यादा फ्लेक्सिबल बन गए। अब ये चार्ट देखिए, इससे साफ पता चलता है कि उनके कोर बिजनेस में पैसा आ कहां से रहा था। वेल्डिंग ऑटोमेशन से उन्हें अच्छा खासा 35% का मार्जिन मिल रहा था और ऑटोमेटेड पार्किंग से थोड़ा कम, करीब 25%, लेकिन फिर भी प्रॉफिटेबल था। और मजे की बात यह है कि वो सिर्फ पुरानी चीजें ठीक नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्हें बढ़ा भी रहे थे। जैसे वेल्डिंग में वो रेलवे जैसे नए सेक्टर्स में घुस रहे थे और पार्किंग वाले बिजनेस को पुणे, नागपुर जैसे नए शहरों तक ले जा रहे थे। तो कोर बिजनेस तो हो गया स्टेबल। अब आते हैं कहानी के दूसरे और शायद सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर, ह्यूमरो पर उनका बड़ा दांव। ये वो रॉकेट शिप है जो कंपनी का भविष्य लिखने वाला था। मैनेजमेंट खुद इसे कंपनी का मेन ग्रोथ इंजन मान रहा था, जिसमें जे कर्व पोटेंशियल है। अब ये जे कर्व क्या होता है? इसका मतलब है कि शुरुआत में ग्रोथ धीमी होगी, लेकिन फिर अचानक से रॉकेट की तरह ऊपर जाएगी। मतलब किसी भी इन्वेस्टर का सपना। तो आखिर ये ह्यूमरो है क्या भला? ये असल में ARAPL की ही एक सब्सिडियरी है जिसमें उनकी 83% हिस्सेदारी है। और ये करती क्या है? ये मोबाइल रोबोट्स बनाती है, खास तौर पर वेयरहाउस के लिए ऑटोनोमस फोकलिफ्ट्स, मतलब ऐसे रोबोट जो अपने आप गोदाम में सामान इधर से उधर रखते हैं। ये ARAPL के पुराने फिक्स्ड रोबोटिक्स से बिल्कुल ही अलग है। और मार्केट में उतरने का उनका प्लान भी एकदम साफ और स्टेप बाय स्टेप था। पहला, एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाओ। दूसरा, सीधा बड़े और फायदे वाले अमेरिकन मार्केट को टारगेट करो। तीसरा, वहां के बड़े ब्रांड्स के साथ अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करके दिखाओ। और चौथा, जब सब सही लगे तो डीलर नेटवर्क के जरिए धड़ाधड़ बेचो। क्लासिक लेकिन बहुत असरदार स्ट्रैटेजी। अब एक सवाल उठता है कि वो इंडिया पर फोकस क्यों नहीं कर रहे? देखिए, मैनेजमेंट ने इसका सीधा सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया में लेबर इतनी सस्ती है कि यहाँ इस तरह के महंगे ऑटोमेशन प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं बनता। इसीलिए उन्होंने एक्सपोर्ट पर फोकस किया, जहां ये प्रोडक्ट वाकई में कॉस्ट बचाते हैं। और अब देखिए असली गेम चेंजर। जहां उनका पुराना बिजनेस 25-35% के मार्जिन पर चल रहा था, वहीं ह्यूमरो का टारगेट था 40 से 50% का ग्रॉस मार्जिन। ये बहुत बहुत बड़ा फर्क है। तो वो मार्केट में टिकेंगे कैसे? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहली बात, उनके रोबोट्स कॉम्पिटिटर्स से ज़्यादा ऊंचाई तक सामान उठा सकते हैं। दूसरी बात, वो अपने सबसे करीबी चाइनीज़ कॉम्पिटिटर से भी 15 से 20% सस्ते हैं। और तीसरी, उनके पास इंडिया और अमेरिका दोनों जगह पेटेंट्स हैं। ये एक मजबूत शील्ड की तरह है। लेकिन जैसा हर बड़ी कहानी में होता है, यहां भी कुछ चुनौतियां हैं। तो चलिए अब एक रियलिटी चेक करते हैं, क्योंकि इस तेज ग्रोथ के साथ कुछ मुश्किलें भी आती हैं और यहीं से कहानी और भी मजेदार हो जाती है। समस्या ये है कि कंपनी के पास साल के आखिर तक डिलीवर करने के लिए करीब 140 करोड़ के ऑर्डर्स पड़े हैं। अब कहने को तो ये एक अच्छी प्रॉब्लम है, पर है तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है,
मैनेजमेंट खुद कह रहा है कि हमारे अगले 4 महीने इतने ज़्यादा पैक्ड हैं कि हम अभी एक भी नया ऑर्डर नहीं ले सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी रुकावट है जो उनकी ग्रोथ को रोक सकती है। तो इस रुकावट को हटाने के लिए कंपनी एक बहुत बड़ा कदम उठा रही है। बोर्ड ने हुमरो में सीधे सीधे 80 करोड़ रुपए के नए इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दे दी है। ये दिखाता है कि उन्हें इस पर कितना ज्यादा भरोसा है। अब ये पैसा जाएगा कहाँ, इसका भी प्लान बिल्कुल क्लियर है। करीब 25 करोड़ रुपए इन्वेंट्री यानी माल तैयार रखने के लिए, 9 करोड़ नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए और बचा हुआ 46 करोड़ कस्टमर लाने, मार्केटिंग और दूसरे खर्चों के लिए। मतलब एक एक पैसे का हिसाब तैयार है। और कहानी में एक और दिलचस्प बात है। इस फंडिंग को सपोर्ट करने के लिए कंपनी के प्रमोटर ने खुद अपनी जेब से करीब 36 करोड़ का बिना ब्याज वाला लोन दिया है। जब कोई अपना पैसा लगाता है तो इससे पता चलता है कि उससे अपने विजन पर कितना ज्यादा यकीन है। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं। एयर एप्पल के पास एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी है, पैसा भी आ गया है और मार्केट में डिमांड भी बहुत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या उनके पास इतनी क्षमता है कि वो अपने इन बड़े बड़े वादों को वक्त पर पूरा कर पाएंगे? इसी सवाल का जवाब उनका भविष्य तय करेगा। और सच कहूं तो ये एक ऐसी कहानी है जिस पर सबकी नजरें बनी रहेंगी।